लास्ट क्लास में जितना हम लोग पढ़े थे उतना में दिक्कत है क्या? पक्का तुम आया था? देखो तुम्हारा पड़ोसी मिस कर गया। ठीक है चलो देखो, तो हम लोग लगभग 10 पेजेस का कर लिए थे। ओके, तो प्राइम कॉस्ट तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, एक बार प्राइम कॉस्ट फिर बता दे क्या है। देखो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली कितना खर्चा हुआ, यानी कि सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए तो इसको क्या बोला गया है? प्राइम कॉस्ट बोला गया है। ठीक है निधि, तुम्हारा फोन फोल्ड होता है फोल्ड? हाँ या ना बोलो। हाँ, नहीं होता तो फिर कर देंगे हम। रख दो, बैग में रख दो, क्यों फोन चलाना। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि सारा ही डायरेक्ट खर्चा, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सारा ही डायरेक्ट खर्चा को जोड़ दिया जाए डायरेक्टली जो मेरा प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है ना। तो कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली मेरा प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है वो सब खर्चा को जोड़ देंगे तो मेरा निकलेगा प्राइम कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, इसके बाद तो चैप्टर उसका नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, उस कॉस्ट शीट के अंदर भी हम लोग को यही सब करना है। ठीक, तो वहां पे कॉस्ट शीट तुमको आसानी से समझ में आए, आसानी से बन जाए, इसके लिए तुमको आज पता चलेगा, आज तुमको समझ के रखना है कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद ओवरहेड्स होता है। ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होता है, अलग अलग कई खर्चा होता है, सबको जोड़ने के बाद फाइनली मेरा कॉस्ट निकलता है। ठीक है, तो वही हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ओवरहेड। तो क्या बोला गया? ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सारा ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको क्या बोला गया है? ओवरहेड्स बोला गया। ठीक है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स। ठीक है, अब ओवरहेड में क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट 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 ओवरहेड्स। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्राइम कॉस्ट वर्सेस तुम्हारा ओवरहेड्स में। तो प्राइम कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है? इजिली आइडेंटिफिएबल होता है, यानी कि आसानी से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। यही तो पढ़े कि जो इजिली ट्रेसेबल है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ट्रेसेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आसानी से अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाए तो वो प्राइम कॉस्ट है, लेकिन अगर आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं? वो मेरा इनडायरेक्ट ओवरहेड है। ठीक है, फिर आ गया चेंज विद प्रोडक्शन, और ये मे और मे नॉट चेंज। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ता चला जाएगा, है ना। जैसे हम क्या बोले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है मेरा? यहाँ का रेंट। ठीक है, सॉरी रेंट बोल रहे हैं आप, रेंट मेरे लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे मेरे लिए क्या बनेगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो साथ साथ खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। और इनडायरेक्ट में प्रोडक्शन से उतना लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 बच्चा बैठा तो भी सेम रेंट, 50 बच्चा बैठा तो भी सेम रेंट, 100 बच्चा बैठा तो भी सेम रेंट। ठीक है, तो ये जो रेंट है ये क्या हो गया? फिक्स है, ये बदलेगा कब? 100 बच्चा के बाद, है ना। लेकिन तब तक क्या है? ये एक फिक्स्ड तरीका से चल रहा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है? जैसे जैसे बच्चा बैठता चला जाएगा वैसे वैसे मेरा मेंटेनेंस का खर्चा अपने आप बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। तो ज्यादा बच्चा ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, कम बच्चा कम मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना। तो जैसा प्रोडक्शन वैसा खर्चा, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो चेंज होता रहता है फ्रॉम द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो लेवल ऑफ आउटपुट जितना बढ़ेगा या घटेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि प्रोडक्शन
बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है वो निकालना। और इसका पर्पस क्या है, ये सपोर्ट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को जस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ होगा, एक फैक्ट्री के अंदर होगा। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए, उस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें प्राइम कॉस्ट में एग्जांपल क्या हो गया, अगर एक कारपेंटर का ये है, या फिर जहां पे फर्नीचर बनता है, वुड क्या हो गया मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल, कारपेंटर वेजेस कितना हो गया डायरेक्ट लेबर, और डिजाइन चार्ज क्या हो गया डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, वही बात करें ओवरहेड्स में, फैक्ट्री रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और वो सारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक आता है तुम्हारा फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंक्शन बेस्ड में क्या होता है, अब ये हम लोग का सिलेबस है फिलहाल नहीं। ठीक है, हम लोग का सिलेबस में क्या है, दो ही था ना, एक एक कौन सा था पहला, बिहेवियर बेस्ड, और दूसरा एलिमेंट बेस्ड। ठीक है, यही दोनों हम लोग का सिलेबस में है। ठीक, ये जस्ट तुम ऐसे ही पार कर लो सिंपल समझ के। अब यहां पे आते हैं जहां पे फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो, है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये तुमको यहाँ पे हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस में तो नहीं है पर पढ़ाया जा रहा है तुमको। हाँ, डिटेल्ड नहीं है, सिर्फ नाम लिख के पार किया हुआ है, नहीं। हाँ, वो सिर्फ उसका ये देके निकाल दिया है, बाकी सब देखो डिटेल एकदम पूरा सब कुछ करके सम्स वम्स सब मिलेगा, इस पे तुमको सम्स नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, पर ये क्यों पढ़ाया जा रहा तुमको इस चैप्टर में, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा क्योंकि आने वाला चैप्टर जो कॉस्ट शीट है वहां पे ये सारा चीज लगता है। ठीक है, ये एक एक चीज तुमको वहां पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यानी कि ऑफिस के अंदर में सैलरी है, ठीक है, आप पैकेजिंग करवा रहे हैं हम लोग गोडाउन के अंदर में, गोडाउन में सामान रखवा रहे हैं, ये सारा जो खर्चा है, ये सारा खर्चा किस चीज के अंदर में आता है, तुम्हारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑफिस में कौन बैठेगा, बड़ा बड़ा एम्प्लॉय लोग बैठेगा, उसको सैलरी देंगे, वो बैठ के डिसीजन ले रहा होगा, वो बैठ के कोई भी क्या बोलते हैं प्लानिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज को देखने के लिए आदमी बैठा के रखे हुए हैं, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है। ठीक है, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में जो भी खर्चा होगा उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, एक आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सिर्फ सेल करने से नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो नाम क्या पड़ता है उसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके अंदर में क्या होता है सुनो, हम लोग सेल करने के लिए क्या क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, और है ना फ्री सैंपल ब्रांडिंग करेंगे, है ना, तो कई खर्चा होता है। तो ये सारा खर्चा अगर मिला दिया जाए कि कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा किसके अंदर आ रहा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये रहा सेलिंग और ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, अगला क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, अब देखो कोई भी कंपनी हो बिना रिसर्च किए आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा, नया नया इनोवेशन लेके आना पड़ेगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, लोग उसको देखे तो उसको अच्छा लगे। ठीक है, कई बार प्रोडक्ट का डिजाइन प्रोडक्ट का सेल बढ़ा देता है। ठीक है, प्रोडक्ट का डिजाइन प्रोडक्ट का सेल बढ़ा देता है अपने आप। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी था, वो क्या किया, जैसे ये पानी का बोतल नॉर्मल हम लोग पी रहे होते हैं, ठीक, अब एक कंपनी क्या किया ना, पानी का बोतल का डिजाइन चेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया वो डिजाइन, वो डिजाइन बना लिया डंबल का। ठीक है, हाँ, ऐसा पानी का बोतल, इसको डंबल का डिजाइन दे दिया, इधर में ऐसा हाफ लीटर, इधर में हाफ लीटर,
और बीच में से डंटी ऐसा पकड़ने के लिए दे दिया। अब जितना भी जिम वाला लड़का लोग था वही लेगा ना, है ना। तो जस्ट एक डिजाइन, और जो जिम में नहीं भी जा रहा है उसको भी वो इंप्रेस करता है, ठीक है, क्योंकि एक डंबल का डिजाइन का बोतल है। अब उसमें वो पानी भर रहा है, इधर से ढक्कन खोल रहा है या ढक्कन यहाँ से जहां से भी होगा, ठीक है, और आदमी आराम से उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। हाँ, इस तरह का बोतल आया भी मार्केट में, लेकिन बहुत ज्यादा चल नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डिजाइन के नाम पे दाम बढ़ा दिया गया, ठीक है। प्लास्टिक उसका उतना ही इस्तेमाल हो रहा था, पानी वो उतना ही दे रहा था, लेकिन डिजाइन सिर्फ चेंज करने के कारण से पानी का बोतल का कॉस्ट बढ़ा दिया, तो आदमी शौक से एक बोतल तो खरीद ले रहा था, है ना, लेकिन दोबारा फिर नहीं खरीद रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा, और उसमें भी उसका फायदा क्या हो रहा था कि एक साथ दो दो बिक रहा था, क्योंकि इंसान को दो डंबल तो चाहिए, तो जो भी खरीद रहा है एक बार में दो बोतल एक बार में खरीद रहा था, ठीक है, कि दो को मेरे पास डंबल आ जाएगा। अब वो दो ही आ रहा है, उसके बाद वो नहीं जा रहा है, उसको रीयूज कर रहा है ना। जब तक वो पानी का बोतल खराब ना हो जाए तब तक रीयूज चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शनल कॉस्ट हम लोग देख लिए, मैन्युफैक्चरिंग वाला, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, सेलिंग वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री तक जितना भी खर्चा हो रहा है वो सारा क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों को मिला दिया जाए तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्या गया, ऑफिस का रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और ऑफिस फर्नीचर, डिप्रिसिएशन, ये सारा चीज। सेलिंग कॉस्ट क्या आ गया, एडवर्टीजमेंट, सेल्स कमीशन, शोरूम रेंट और सेल्स प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ गया, पैकेजिंग, डिलीवरी एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट, फ्रेट, आउटवर्ड, ये सारा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या आ गया, रिसर्च के लिए लेबोरेटरी है, वहां पे स्टाफ है, उसको सैलरी देना, और अलग अलग कोई भी खर्चा जो लैब के अंदर हो रहा है रिसर्च करने के लिए, वो सारा का सारा कहां चला गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब बिहेवियर बेस्ड में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ लिए थे, फिक्स कॉस्ट है इसके बारे में, और उसका ग्राफ होता है और भी उसका सम्स आता है, वो सब लोग एक एक करके पढ़ते चले आते हैं। तो बिहेवियर बेस्ड में तीन हम लोग पढ़ लिए थे, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोला गया था, जो रिमेन्स कांस्टेंट विद इन अ रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी, यानी कि ये रूम का रेंट 100 तक 10,000 है, लेकिन उससे जैसे ही बढ़ेगा रूम का रेंट अब बढ़ जाएगा और अचानक से 10 से 20,000 हो जाएगा, है ना। तो ये इतना जो खर्चा अचानक से बढ़ जा रहा है, और वो 20,000 कब तक रहेगा, अगला 100 बच्चा तक, है ना। तो एक सर्टेन रेंज तक फिक्स रहता है, उसके बाद ये बदल जाता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं, जितना आउटपुट मेरा चेंज होगा, जितना प्रोडक्शन मेरा चेंज होगा, उतना ही ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करेगा, ठीक है। 10 बच्चा बैठा है कम खर्चा, 100 बच्चा बैठा है ज्यादा खर्चा, है ना, 200 बच्चा बैठा है और ज्यादा खर्चा, तो ये खर्चा अपने आप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। खर्चा किस चीज का है, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, क्लीनिंग का, वाटर का, ये सब खर्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, है कि नहीं। तो ये चेंज होता है क्या, किस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, ठीक है, यानी कि ये बदलाव आता है लेकिन पर यूनिट में प्राइस फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग कल क्या बोले थे कि 100 रुपया में 10 यूनिट बन रहा था, 200 बनाएंगे तो 20 यूनिट लगेगा, है ना, और पर यूनिट में कितना कॉस्ट जा रहा तुम्हारा, वही सेम, है ना। 100 डिवाइड बाई 10 कितना आया था, एक। 200 डिवाइड बाई 20 कितना आया था, एक। तो पर यूनिट में फिक्स होता है, लेकिन आउटपुट के हिसाब से ये वेरी करता रहता है। अब आता है सेमी वेरिएबल, जहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही एलिमेंट्स मौजूद होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे कि टेलीफोन बिल, ठीक है, तो एसटीडी वाला का एक फिक्स रेट है, इतना तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके ऊपर खर्चा एक्स्ट्रा होगा जहां पे हम लोग जैसा इस्तेमाल करेंगे, तो एक लिमिट तक फिक्स भी है और वहीं से वो चेंज भी होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ को देखना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या आ रहा है, फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और सुपरवाइजर सैलरी, ये सब फिक्स्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कांस्टेंट रहता है, टाइम बेस्ड है और पर यूनिट डिक्रीज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। देखो मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट घटता चला जाएगा। जैसे 10 बच्चा बैठा और 10,000 का रेंट दिए, ठीक है, पर बच्चा पे कितना रेंट आ गया, हाँ पर बच्चा पे कितना रेंट आ गया, 1,000, है ना। मतलब 1,000 रुपया देते हैं एक बच्चा का रेंट का, तब जाके मेरा 10 बच्चा का कंप्लीट होता है। जैसे ही 20 बच्चा बैठेगा 500 हो गया ना। जैसे ही 100 बच्चा बैठेगा, जैसे ही 100 बच्चा बैठेगा क्या हो जाएगा, हाँ जैसे ही 100 बच्चा बैठेगा क्या हो जाएगा, क्या होगा, 200 बच्चा बैठेगा तो 10 रुपए हो गया, है ना। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पर यूनिट में कॉस्ट भी मेरा घटता चला जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है ना वो समझना, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा होता है। देखो ग्राफ ध्यान से फिक्स्ड कॉस्ट का, ये है मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन और ये है मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आज अगर यहाँ पे 0 बच्चा बैठा है तो भी मेरा रेंट कितना लग रहा है, 10,000, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है, 10,000 का रेंट। आज यहाँ पे मेरा 20 बच्चा बैठ रहा है, मेरा कितना लग रहा है, वही 10,000, है ना। आज मेरा यहाँ 50 बच्चा बैठ रहा है, कितना लग रहा है, वही 10,000। आज यहाँ मेरा 60 बच्चा बैठ रहा है, कितना लग रहा है, वही 10,000। आज मेरा यहाँ 100 बच्चा बैठ रहा है, कितना लग रहा है, वही 10,000, ठीक है। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद वो बदलेगा, कैसे बदलेगा ये हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में देखेंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ समझ में आया तुमको, है ना। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तुम लोग ये फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, पढ़ा ना, नहीं पढ़ी अभी तक, पढ़ी, तुम लोग इकोनॉमिक्स नहीं है तो यहाँ पढ़ लिया, क्या लगता है, पढ़ना तो है ही। हम इकोनॉमिक्स में पढ़े या कॉस्ट में पढ़े, ग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ की जिंदगी थोड़ी चलता है, ठीक है। आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट में। देखो वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से देखना, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कहां पे लग रहा है, यही सेम जगह पे। लेकिन सोचो क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल जैसे बढ़ेगा वैसे ही मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेबर मेरा जैसे बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। पैकेजिंग जितना प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इसके अंदर में देखे तो इसका टोटल कॉस्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है लेवल ऑफ आउटपुट पे, और कॉस्ट पर यूनिट लेकिन रिमेन कांस्टेंट रहता है। और इसका ग्राफ से समझे हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर हम प्रोडक्शन कुछ भी ना करें तो क्या कोई खर्चा होगा, नहीं होगा ना, है ना। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आया तो क्या फैन चलेगा, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो क्या कोई खर्चा होगा, नहीं होगा, है ना। तो 0 बच्चा 0 खर्चा, है कि नहीं। अब यहाँ पे कहानी क्या आ रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, ये 200 हुआ 20,000 हो गया, है कि नहीं। तो जैसे ही 200 यूनिट तक हम गए मेरा खर्चा कितना हो गया, 20,000। चलो 400 यूनिट पे जाते हैं, 400 यूनिट पे गए खर्चा कितना हो गया, 40,000, है ना। पर यूनिट में कॉस्ट सेम है क्या, है कि नहीं। 20,000 डिवाइड बाय 200 कितना आ रहा है, 20,000 डिवाइड बाय 200 कितना आ रहा है, 100 रुपये, है ना। 40,000 डिवाइड बाय 400 कितना आ रहा है, 100 रुपये, है ना। 600 यूनिट पे अगर चले गए हम तो हम कहां पहुंच गए, 60,000 पे। 60,000 डिवाइड बाय 600 रुपये कितना हो गया, 100 रुपये। फिर 800 पे चले गए कितना हो गया, 80,000, फिर वही 100 रुपये, है ना। 1,000 पे चले गए 10,000, ठीक है। यानी कि ये बढ़ रहा है कैसे, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन पर यूनिट में रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। पर यूनिट में रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये समझ में आया वेरिएबल कॉस्ट क्या है।
पक्का? बुक के अंदर भी ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है? पक्का समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक। अगला आते हैं हम लोग सेमी वेरिएबल। अब देखो सेमी वेरिएबल समझना, इसके अंदर में क्या आ रहा है, टेलीफोन बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सारा। अब देखो मेंटेनेंस का खर्चा मान लो यहाँ पे वो आती है सुबह झाड़ू देने के लिए, एक फिक्स प्राइस तो लेके जाती है वो, ठीक है? तो इतना बड़ा रूम का क्लीनिंग करते एक फिक्स प्राइस लेके जाती है। जैसे ही रूम बड़ा होगा क्या वो उसी रेट में करेगी? नहीं ना, वो क्या बोलेगी, मेरा भी पैसा बढ़ना चाहिए। तो एक लिमिट तक फिक्स है, जैसे वो लिमिट क्रॉस होगा वो भी चेंज हो जाएगा, है ना? तो यहां पे देखो क्या है कि यहां तक तो ये फिक्स है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट तो है ही। उसके बाद जैसे जैसे बदलता चला जाएगा कॉस्ट भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये स्टेप, ये देखो दिखाएं, यहां से, ठीक है, फिर यहां तक फिक्स, बढ़ा, फिक्स, बढ़ा, फिक्स, बढ़ा, फिक्स, बढ़ा, एक सीढ़ी की तरह ऊपर चलता चला जाता है ना? एक लिमिट तक फिक्स, फिर बढ़ेगा, फिर फिक्स, फिर बढ़ेगा, फिर लिमिट तक फिक्स, फिर बढ़ेगा, है ना? 100 बच्चा तक फिक्स, बड़ा बच्चा 20,000, 200 बच्चा तक फिक्स, बड़ा बच्चा 30,000, 300 बच्चा तक फिक्स, बड़ा बच्चा 40,000, है ना? तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेरा प्रोडक्शन, जैसे जैसे मेरा उस चीज का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक टाइम तक फिक्स रहने के बाद बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। यानी कि उसके अंदर में फिक्स का कंपोनेंट भी है और उसके अंदर में वेरिएबल का कंपोनेंट भी है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तुमको है ना? दिक्कत है? पक्का? चलो बहुत अच्छा। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? इसका नाम क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग बोल तो दिए कि इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों मिक्स है, कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल ये निकालना पड़ेगा ना। तो इसको निकालने के लिए, इसको सेग्रीगेट करने के लिए कई मेथड्स, है ना? कि बता टोटल खर्चा हो गया मेरा 50,000, है ना? हम क्या बोल रहे हैं, इसमें मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी है और इसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी है, कैसे निकालेगा, है ना? मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट 50,000 है, इसमें मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी है, इसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी है। तुमको बताना है फिक्स्ड कितना, वेरिएबल कितना, क्या हम बता पाएंगे? हाँ बता पाएंगे, ये सब मेथड लगा के, है ना? पहला मेथड का नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा हाई लो पॉइंट मेथड। तीसरा एनालिटिकल मेथड। चौथा कंपैरिजन बाय पीरियड लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। और पांचवा है तुम्हारा लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है? तो ये अलग अलग कई मेथड्स हैं, उस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कंपोनेंट्स को, ठीक है? चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। इसके अंदर बोल रहा है क्या कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होने के कारण से इस पूरे को क्या बोल दिया गया है, सेमी वेरिएबल, ठीक है? अब ये जो सेमी वेरिएबल और कॉस्ट है, इसमें हमको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको, इसके लिए सारा मेथड्स को हमको पढ़ना है, ठीक है? आओ पहला मेथड जिसका नाम क्या है, एनालिटिकल मेथड, ठीक है? समझते हैं। In this method, the cost accountant estimate the percentage of the semi-variable cost that is variable, है ना? इसमें एक परसेंटेज निकाल देता है कि कितना तुम्हारा फिक्स्ड है और कितना तुम्हारा वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 3,000 रुपए, ठीक है? अब हमको पता है कि 70% जो इसमें प्रोपोर्शन पोर्शन है वो किस चीज का है, वेरिएबल का, और 30% जो वो किसका है, फिक्स्ड का। तो क्या हम लोग अलग नहीं कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे हम लोग, है ना? अब तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि 70% क्या है वेरिएबल और 30% क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हम लोग सिंपल समझ सकते हैं कि 3,000 का, है ना, 3,000 का
वेरिएबल कॉस्ट 70% कितना होता है, 3100, है ना, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, 900 रुपए। तो 2100 रुपए मेरा वेरिएबल आ गया और 900 रुपए मेरा क्या आ गया, फिक्स्ड आ गया। इतना आसानी से कर लिए, ठीक है। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब हमको ये पता, है ना, और ये पता कब चलेगा, जब हम लोग एनालिसिस करके वो परसेंटेज निकालेंगे। अब तुम लोग कोई बच्चा है ना, तुम लोग को तो एनालिसिस करने के लिए देगा नहीं, तुम लोग को सिंपल क्या बोल दिया जाएगा, बाबू देख टोटल 50,000 है, इसमें 70% वेरिएबल है, 30% ये है, बता कितना वेरिएबल कितना ये, फट से टिक मार देंगे, है ना। तो जो बच्चा है उससे सवाल भी कैसा पूछा जाएगा, बच्चा जैसा है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन देखो कैसा आता है, बोलते हैं अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए 50% से, तो तुम बताओ मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना से बढ़ जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट कितना से बढ़ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, वो तो बढ़ने वाला है नहीं, पर वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, टोटल मेरा खर्चा पहले होता था 3,000 जो कि सेमी वेरिएबल था, इसमें हम लोग निकाल लिए 2100 रुपया वेरिएबल और 900 रुपया फिक्स। अब बोलता है कि मेरा प्रोडक्शन 50% से बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, 21% को 50% से बढ़ा देंगे, है ना, और ये अमाउंट हो गया 3150 रुपए, ठीक है। 2100 प्लस 50%, 3150 रुपए आ गया। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, पर क्या मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा, जवाब है नहीं। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 900 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 3150 रुपए का, टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो 4050 रुपए आ रहा है, ठीक है। गलती तुम कहां करेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में ये आएगा, और तुम गलती कहां करेगा एग्जाम के अंदर में, तुम डायरेक्टली 3,000 पे 50% बढ़ा देगा डायरेक्टली, ठीक है। तो उसी चीज को ध्यान रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है, उसको नहीं बढ़ाना है ना, हमको बढ़ाना किसको है, सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन को। इसीलिए पहले हम लोग निकाल लिए वेरिएबल और फिक्स्ड को सेग्रीगेट कर लिए, और उसके बाद नया कॉस्ट निकाले जिसमें वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ा लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ा, ठीक है। अगला जो मेथड है इसका नाम क्या है, कंपैरिजन बाय एक्टिविटी मेथड, कंपैरिजन करके हम लोग निकालते हैं। इसके अंदर में क्या आता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी, और फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू कितना प्रोडक्शन हुआ। वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए, प्रोडक्शन हुआ 500, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, 1,000, 500 इंटू 2, 1,000 रुपए खर्चा आ गया। टोटल कॉस्ट था 3,000 का, तो समझ में आया क्या, 1,000 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट और 2,000 का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जनवरी में और फरवरी में दो जगह दिया हुआ है, ठीक है। जनवरी में मेरा आउटपुट हुआ है 100 यूनिट, ठीक है, और टोटल खर्चा मेरा हो गया था 260 रुपए, ठीक। उसी तरह फरवरी में मेरा आउटपुट हुआ है 180 यूनिट, और मेरा जो कॉस्ट निकला है वो कितना निकल गया, 300 रुपए पड़ गया। अब हम लोग क्या किए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट कितना हुआ बताओ, पहले था 300, 260, 40 रुपए का डिफरेंस आ गया, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, 180 और 100, है ना, यानी कि 80 यूनिट का। तो पर यूनिट खर्चा मेरा कितना निकल गया, 50 पैसे, ये पर यूनिट निकाल दिए। अब देखो पर यूनिट निकालने के बाद फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना, 260 रुपए, है ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 इंटू 0.5 यानी कि 50 रुपया। इस तरीका से मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 210 रुपए आ गया, ठीक। अब इस सिचुएशन में 210 का फिक्स कॉस्ट है और 50 का वेरिएबल कॉस्ट। इस सिचुएशन में 210 का फिक्स्ड कॉस्ट है और 90 का वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है कि नहीं। तो एक बार अगर फिक्स कॉस्ट निकाल लिए तो वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों का अपने आप पता चल जाएगा, है ना, पक्का याद रहेगा, कॉपी में उतारेगा, हाँ कॉपी में उतारना चाहिए तुमको, ठीक है उतार, तो फोटो खींचो, हाँ हाँ ये भेजा हुआ है, ठीक है। पर तुम इसका फोटो खींच सकता है ताकि तुमको याद रहे कि यहाँ पे कितना क्या है, इस तरह से लिखने के लिए, ठीक है।
अदरवाइज तुम बाद में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब से भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मेथड बहुत मतलब क्या बोलता है, मैथमेटिकल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल आता है। इसमें देखो मैथ्स पूरा एकदम भयंकर तरीका से बनाया गया है। हाँ, इसको भी नहीं बताएं। अरे इजी तो ये भी है, पर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है और कुछ नहीं। इतना खराब मैथ्स है तुम लोग का क्या? मैथ्स में यहाँ पे हाईएस्ट किसका आया था, तुम्हारा कितना है? 54। तुम्हारा कितना है? 36। तुम्हारा कितना? 38। कोई मैथ में 60 भी पार नहीं किया? मतलब इतना कमजोर बच्चा होता भी है दुनिया में? तुम 11 में टॉप करके दिखा दो। है ना, अगर तुम बोल रहे हो तो 11 में तुम टॉप करके दिखा दो। देखो पढ़ाया तुमको अच्छा से गया था, ठीक है, हाँ, बस पढ़े नहीं। अब देखो, एक बैच में मान लो 50 बच्चा है, 50 में 5 बच्चा 70-80 नंबर लेके आ गया, है ना, 90 नंबर लेके आ गया, वही मास्टर तो सबको पढ़ाया है। ये थोड़ी है कि अलग पढ़ाया, या जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा था उसको उठा के लेके चले गए, चलते को अलग से पढ़ाए। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, है ना। बैच में ऐसा होता है? नहीं होता, पर हम करते हैं। हम ऐसा करते हैं, सही बता रहे हैं। जो अच्छा पढ़ता है उसको अलग, जो कमजोर है उसको अलग कर देते हैं एक वक्त के बाद, क्योंकि कमजोर बच्चा पे ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, तो उसको फोकस्ड ग्रुप में डाल देते हैं। तुम पे ज्यादा फोकस रहेगा, है ना। एक तरीके से बेइज्जती मानते हैं बच्चे लोग कि हम फोकस्ड ग्रुप में हैं, पर तुम्हारा फायदा क्या होता है, जो जो फोकस ग्रुप में जाता है अच्छा ही मार्क्स लेके आता है। हम देखें पिछले बार क्या हुआ ना, कि कुछ बच्ची लोग थी जो बोली क्या, हम उसको बोले तुम फोकस ग्रुप के लायक हो, पर वो क्या बोले कि नहीं सर, हमको उधर में नहीं आना, हमको खराब लगता है, बुरा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो गई किसमें? सुपर 15 बैच में गई, है ना। अब सुपर 15 बैच में क्या होता है कि हम सिर्फ ऐसा बच्चा को उठा के लेके रखते हैं उसके अंदर में जो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, उसको दोबारा कॉन्सेप्ट उतना बताने का जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है। तो अगर किसी का पूरा चैप्टर डाउट है और किसी का कोई पॉइंट डाउट है, तो जिसको पॉइंट एक डाउट है उसके लिए पूरा चैप्टर उसको बैठा के रखते, उसका टाइम वेस्ट है ना, है कि नहीं। इसलिए हम लोग अलग कर देते हैं। वो लड़की का पूरा चैप्टर बर्बाद था, और वो लड़की क्या बोलती थी, हमको रहना इसमें है। अब उस बैच में अगर पहुंच जाए जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो बोलेगा पता नहीं क्या पढ़ाई हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे सिर्फ सवाल पूछा, उसका पर्टिकुलर जवाब दे दिए, मतलब मुंह ताकती थी, ठीक है। और ऐसा 1.5 महीना बैठी, ठीक। मार्क्स कितना आया? सीबीएसई का, ओके, उसका मार्क्स आई थिंक 50-55% आया, ठीक है। और शायद हम लोग का बैच का सबसे लोवेस्ट लेके आई वो। उसको समझाया गया पर नहीं समझ, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो 55% या 56% लेके आई, सबसे लोवेस्ट पिछले साल का वही रहा हम लोग का, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है। हाँ, 12 में, हाँ। तो कुछ बच्चा ऐसा होता है, कोई उपाय नहीं है। और वही हम देखे फोकस ग्रुप का एक भी बच्चा, हमको लगता है कोई 70% से कम लेके आया, सब 75, 76, 72, 71, सब ऐसे मार्क्स लेके आए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, अलग थोड़ा ही है, ठीक है। वरना फिर अलग अलग दो चार को बच्चा इतना टाइम कहाँ से लेके आएंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ बच्चा ऐसा भी होता है जो टाइम मांगता है कि सर हमको बस इस पॉइंट पे दिक्कत है, उनको बता दीजिए जल्दी, हम घर चले जाएंगे, तो वैसा भी होता है। कुछ बच्चा बोलता है हम आ भी नहीं पाएंगे,
आप हमको गूगल मीट पे बता दीजिए, गूगल मीट पे बता देते हैं। तो तुमको मेरे से आउटपुट लेना है ना। हम तो देने की कोशिश करते ही है, पर अगर तुम ही बोले हमको चाहिए नहीं तो हम कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है। और हर मास्टर यही करता है, कोई मास्टर ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करता, सब मास्टर इसी में लगा हुआ है, दुनिया में जितना मास्टर है। लेकिन कोई बच्चा उसका ज्ञान को लेके मार्क्स में कन्वर्ट कर लेता है, और कोई बच्चा बैठ के बस सोचता है क्या मास्टर बक रहा है बेकार का, कहाँ फंस गए, क्यों पढ़ रहे हैं, बेकार का बैठे हुए हैं। तो बस यही सब चल रहा होता है और कोई बात नहीं है। ठीक है। अब पिछले साल तुम लोग का 10 क्लास का टॉपर कौन रहा पिछला ट्यूशन में? एलपी सर का ट्यूशन में टॉपर कौन था, लड़का कौन टॉपर हुआ? कितना मार्क्स लेके आया? कितना परसेंट हो गया? तुम ही लोग को बीच की मैट पे पढ़ता था ना, सर उसको अलग से बुलाते थे क्या? नहीं ना। तो फिर वो बच्चा उसी में बैठ के पढ़ के मार्क्स लेके आ गया, कोई लेके नहीं आ पाया। ठीक है। कोई बच्चा मेहनत बहुत करता पर मार्क्स नहीं भी आता है, ऐसा भी होता है कई बार, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता है। सबसे बड़ा तकलीफ यही है, पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता है। ठीक। तो हम लोग कोशिश करते हैं तुमको पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाएं। ठीक है। कि कैसे, अभी तो तुम्हारा फिलहाल एमसीक्यू है, इसमें प्रेजेंटेशन में जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब रिटेन होगा, है ना, तो उस रिटेन में प्रेजेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ठीक है। जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज तक किस तरह से लिखते आए हैं, एकदम रगड़ देते हैं हिस्ट्री की तरह, सब इतना बड़ा पैराग्राफ में लिख के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाता कभी जिंदगी में नहीं। एग्जाम में दो तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। एक जिसका आंसर हमको बहुत अच्छा से आता है, उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। एक जिसका आंसर हमको अच्छा से नहीं आता है, उसको पैरा वाइज लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि उस पैराग्राफ में कुछ ना कुछ हमको लाइन लिख देंगे जिससे हमको थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिलेगा। और जो बहुत अच्छा से आता है वो इतना अच्छा से प्रेजेंट करेंगे कि मास्टर इम्प्रेस हो जाए। हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए एग्जाम हॉल में, एग्जाम का पेपर में, कि मेरा शुरुआत का 5 6 7 पेपर, मतलब 10 पेपर तक एक भी गलती ना हो, एक भी गलती ना हो। मास्टर कितना खुश हो जाएगा। पहला पेपर कोई गलती नहीं, फुल मार्क्स। दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, 4 5 6 10 पेज तक पलट दिया आदमी और उसको कहीं गलती मिला ही नहीं। 11वां पेज में अगर थोड़ा बहुत गलती मिलता है तो वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसका आदत हो गया, उसको देखने लग गया कि बच्चा कितना अच्छा से प्रेजेंट किया, सारा सही 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 लिखा हुआ है। अब उसमें अगर थोड़ा बहुत गलती आएगा तो वो नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एमसीक्यू में ही हम गलत मार दिए, पूरा एकदम कचड़ा बना दिया। ठीक है। पूरा काटा हुआ पेपर है, टीचर चेक करते हुए फ्रस्ट्रेट होगा। अब वो बहाना ढूंढेगा कहाँ इसका मार्क्स काटे, क्योंकि बच्चा क्या है, गलत करने वाला बच्चा है ना, तो मार्क्स काटेगा ही। तो हम लोग को प्रेजेंट उसी ढंग से करना चाहिए। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि सीरियल वाइज ही सॉल्व करो, कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं। एमसीक्यू भले हम लोग सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे, पर बाकी सब जैसे भी कर सकते हैं। तो जो जो हमको आता है नंबर बिठाएंगे, लिखते जाएंगे एकदम अच्छा से। जो आता है पहले वो सारा खत्म करेंगे, उसके बाद पकड़ेंगे किसको, जो जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है उसको, और सबसे लास्ट में किसको पकड़ेंगे हम लोग, जो एकदम नहीं आता है। तो कुछ भी लिख के आ जाएंगे। ठीक है। वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरा अच्छा खासा मार्क्स मिल चुका होगा। लेकिन शुरुआत में पिछला कर दिए तो बाद में कितना भी अच्छा लिख ले, टीचर इंप्रेस नहीं होगा, टीचर मार्क्स काट देगा। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये सब चीज हम लोग फॉलो कभी करते नहीं है तो मार्क्स नहीं आता है। उससे बड़ा डेंजरस तुम लोग क्या करता है ना, ऐसे लिखता है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ से लिखना स्टार्ट करता है ना, ऐसे लिखता है ना, कैसे लिखता तुम? ये क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखता है? मार्जिन में ना। वही तो गलती है, मार्जिन में क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए बोला ही नहीं जाता है, कभी नहीं। मार्जिन क्यों दिया है तो तुमको पता है? हाँ, मार्जिन देने का पर्पस क्या है? मार्क्स देना नहीं है। पेपर का जो साइड वाला एरिया होता है ना, वो कई बार क्या होता है, फट जाता है। ठीक है। तो फटेगा तो पूरा तो नहीं फटेगा, थोड़ा बहुत फटेगा। ठीक है। इसीलिए वो मार्जिन छुड़वा दिया था कि अगर फटा हुआ है तो मार्जिन वाला भी फटेगा, मेरा पूरा आंसर जो है वो ठीक रहेगा। बोलता है ना कि राइट हैंड साइड में मार्जिन इंडिकेट्स गुड मार्क्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है पेपर के ऊपर में, है ना। तो राइट हैंड साइड में हम लोग थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे,
ताकि अगर पेज फट गया, ठीक है, या फिर मास्टर को मार्क्स देना हुआ कुछ भी पर्पस के लिए, तो वो ये मार्जिन उसके पास है। ठीक, तो मार्जिन देना बहुत जरूरी पड़ता है। प्लस इधर साइड में क्वेश्चन लिख दिए, है ना। अब पेपर क्या रहता है, सिला हुआ, ठीक। उसके बाद तुम नया सीट लेता है, ऐसा धागा से बांध दिया जाता है। अब उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो उसी के अंदर में छुप गया है, दबा हुआ है। मास्टर का इतना उठा उठा कर देखने का टाइम है, नहीं देखने का टाइम है। इसलिए हमेशा कहाँ लिखना, माथा पे, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, 3, और उसके नीचे लिखेंगे एकदम साफ साफ, उसको देखना चाहिए आंसर किस क्वेश्चन का है, जहां आंसर एकदम सीधा ऊपर में, ठीक है। इससे भी बहुत इम्पेक्ट पड़ता है तुम्हारा पेपर के ऊपर में, ठीक। तो पेपर को प्रेजेंट करो, सुंदर से प्रेजेंट करो। खराब तरीका से प्रेजेंट करेगा, मार्क्स भी तुम्हारा खराब ही आएगा। कई बार बच्चा को आता बहुत कुछ है पर मार्क्स ही नहीं आता, बोलते मेरा लक खराब है। नहीं, तुमको पेपर में प्रेजेंटेशन नहीं आता है, लक वक का कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या दुश्मनी है क्या मास्टर के साथ, कुछ नहीं। एक बच्चा अकाउंट्स बनाएगा पूरा काटे जा रहा है, मार्क्स कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना भी सही कर लो मार्क्स नहीं देगा, है कि नहीं। यहाँ पे एक स्टूडेंट अपना पेपर मंगवाई थी, ठीक है। एक लड़की थी मेरे पहला बैच का, वो लड़की बोली थी कि एक चैप्टर था 5 मार्क्स का, बोली वो चैप्टर हमको बहुत फालतू लग रहा है, ठीक, वो चैप्टर हम नहीं करेंगे, ठीक है। बोली उसका क्वेश्चन अगर हमको दिख गया तो हम नहीं करेंगे। और वो चैप्टर का वेटेज था 5 मार्क्स, ठीक। और लड़की मार्क्स कितना लेकर आई, 95। सोचो, यानी कि वो मार्क्स 100% उठाई है कि नहीं। जितना लिखी सब सही हुआ तो 100% मार्क्स उठाई ना। वो 5 नंबर बोली नहीं छुएंगे तो छोड़ दी। और पंचान क्या बोलता है, 80 में 75 का लिखी, 75 लेके आई, स्कूल से 20 मार्क्स मिला और 95 लेके आई। पिछले का पिछले बार एक लड़की एग्जाम हॉल से बाहर निकली, बोले कि जितना लिखे उसमें 1 मार्क्स नहीं कटेगा, 90 नंबर आएगा, डॉट 90 आएगा। कॉन्फिडेंस, है ना। एग्जाम हॉल से निकलते ही वो मार्क्स बता दी थी और वही मार्क्स आया। ये सतीश एग्जाम हॉल से बाहर ऐसा निकला, ठीक है, बाहर में हम खड़े थे, बोला भैया 2 मार्क्स कटेगा, 98। ये कॉन्फिडेंस लाना अपना पड़ता है ना। मेरा भी हमको पता था 4 मार्क्स कटेगा और 4 ही मार्क्स कटा, ठीक है। तो जहां पे लगता है कि इतना ही मार्क्स कटेगा और उतना ही मार्क्स कटे, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा, ठीक है। हम जब पेपर लिख रहे थे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा छूट गया, ठीक है। अब क्यों छूट गया, मतलब समझ में नहीं आया, क्वेश्चन हार्ड था ऐसा नहीं है, पर क्या हुआ कि समझ में नहीं आया। और था ना, तो पेपर में क्या था कि और लिखा हुआ था 2 नंबर, फिर एक थ्योरी था, फिर और था, फिर लिखा हुआ था, समझ में नहीं आया वो चीज। तो सामने वाला जो वहां पे इन्विजिलेटर थे उनसे पूछे, तो बोले हाँ एक ही करना है, एक ही करके आ गए। फिर लास्ट टाइम में 5 मिनट बचा हुआ था, मेरा बगल वाला जो पीछे बैठा हुआ था वो बोला ये वाला किया, हम बोले, तो बोला नहीं, बोले सर, बोले करना है। अब सर से पेपर मांगे, सर बोलता 5 मिनट तो बच्चा है, क्या पेपर में छोड़ दे। फिर भी बोल के पेपर लिए, लिखने का कोशिश किए, घंटी बजी है, खत्म। और पता था 4 नंबर कटेगा और 4 नंबर ही कटा। वो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। और वहां तक तुम तब पहुंच पाएगा जब सारा कॉन्सेप्ट तुमको पता है, ठीक। तो इसीलिए अकाउंट्स में थ्योरी तुम जितना ज्यादा पढ़ेगा, ठीक है, मार्क्स तुम्हारा उतना अच्छा है। हम लोग को लगता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, मोस्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। जितना थ्योरी स्ट्रॉन्ग, जितना थ्योरी तुम पढ़ेगा, उसको समझेगा, मार्क्स कटने का चांसेस तुम्हारा उतना ही घट जाएगा, ठीक है। और एग्जाम हॉल से निकलते ही तुम बोल भी देगा कि हाँ इतना ही नंबर कटेगा, उतना ही नंबर कटेगा, सबका गारंटी है, ठीक। हम जिस मेथड से पढ़े उसी मेथड से हम पढ़ाते हैं, और वही मेथड से बच्चा 90 क्रॉस भी करता है, जो उसको फॉलो कर लेता है। अब जो फॉलो नहीं करता है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, है ना। मास्टर तो बस बोल ही सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो सिंपल है, जैसा बोले फॉलो कर लो, 90 लाने का गारंटी हम लेते हैं। अब पिछले बार का बैच में, मतलब इससे पिछले बार में एक लड़की चैलेंज दी थी, ठीक है।
वो बोले थे कि जितना आप बोले हैं सब कर लेंगे, अगर 90 नहीं आया तो हम बोले तुम्हारा फीस माफ, पूरा 2 साल का पैसा रिफंड कर देंगे अगर 90 नहीं आया तो। ठीक है, और वो पूरा फॉलो की और 94 नंबर लेके भी है। हाँ, किसको फॉलो करना है सुनो। सबसे पहला तुमको फॉलो करना है कि अपना पूरा बुक को रीड करना है। रीड इसलिए नहीं कि याद करना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू अगर अच्छा मार्क्स उठाना है तो तुमको 3 बार रीड करना पड़ेगा बुक को अपना, 3 बार बुक रीड करना पड़ेगा। पहला बार सिर्फ पढ़ना है, बिना कोई पेंसिल पेन का, सिर्फ रीडिंग किए जाना है, समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा पढ़ के खत्म कर देंगे हम, ठीक है। दूसरा बार जो रीडिंग करेंगे उसमें हाथ में पेंसिल होना चाहिए। अब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, इस नजर से सोचेंगे कि यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है क्या, ठीक है, और कहां पे एमसीक्यू बन सकता है उसको अंडरलाइन करते चले जाएंगे। सेकेंड रीडिंग, ठीक है। थर्ड रीडिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब एमसीक्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि दो तरीका से बच्चा एमसीक्यू सॉल्व करता है। पहला कि वो उठाता है क्वेश्चन, चैट जीपीटी पे डालता है और टिक मार के निकल जाता है, उसका मार्क्स नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, घंटा मार्क्स नहीं आने वाला तुम्हारा, ठीक है। एमसीक्यू रट्टा मारने का चीज छोड़ा ही है। तो तुम एमसीक्यू का आंसर ढूंढेगा बुक में जाके, है ना, और जितना बार तुम आंसर ढूंढेगा उतना बार तुम दोबारा बुक पढ़ रहा होगा, ठीक है, और जहां पे उसका आंसर मिल रहा है उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये करने के बाद आखिरी बार एग्जाम से पहले जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है पूरा बुक पढ़ना है, और हाईलाइटेड पॉइंट पे तुम्हारा क्या होगा, नजर जाएगा, और वहां से तुम्हारा एमसीक्यू उठेगा। एमसीक्यू तुम सिर्फ इस तरीके से पार कर लेगा, 3 बार बुक को रीड कर लिया, एमसीक्यू तुम्हारा पार हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, पीवाईक्यू और मॉडल पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चंस है उस चैप्टर का वो सारा करते जाएंगे। कहां से मिलेगा, 2024 का सजेशन कहीं से जुगाड़ करेंगे, ठीक है, कोई दोस्त यार इधर उधर से कहीं से भी, क्योंकि 25 से क्या स्टार्ट हो गया, एमसीक्यू वाला। लेकिन 2024 का सजेशन में 2024 से 16 तक का सारा ही क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू उसमें तो आता था, पर 24 मार्क्स का आता था, वो सारा एमसीक्यू करेंगे, प्लस इधर जो 2 साल में हुआ है वो एमसीक्यू करेंगे और मॉडल पेपर करेंगे। इनफ है तुम्हारा 40 में 38 39 लाने के लिए, या 40 में 40 लाने के लिए, इनफ, ठीक है। और कोशिश करना है कम से कम चैट जीपीटी का सहारा लेने का, क्योंकि तुम एआई का सहारा जितना लेगा उतना तुम कमजोर होता चला जाएगा। बस इतना फॉलो करो, तुम्हारा मार्क्स आएगा एकदम श्योर है, ठीक है। बस इतना ही, सिर्फ इतना करके 40 में 38 39 उठा नहीं सकता, सिर्फ इतना में, हाँ आराम से उठा सकता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ ना, बोलता है ना कि कभी कभी अपना ही नजर लग जाता है, तो वो मेरे साथ हुआ। हम जब इंटर का एग्जाम दिए थे, ठीक है, उस टाइम में क्या हुआ कि पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, ठीक, सारा ही पेपर ठीक गया, कॉस्टिंग का पेपर भी अच्छा गया। बाहर निकले ऐसे ही दोस्त बोला, अरे कितना लेगा, अरे बहुत खराब गया पेपर भाई, 36 37 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, 40 में पास होता है। अब बोल दिया 36 37 नंबर, साला 36 से आया। बहुत अफसोस लगा क्यों बोल दिए, जबकि पेपर बहुत लिखे थे हम। दिल टूट गया एकदम, बोला अब कभी नहीं बोलना। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद चुपचाप घर चल जाने का है, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले चुप रहना है। वैसा दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ना जो बोले कि क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। फाउंडेशन में मेरा मैथ्स का एग्जाम खराब गया था, ठीक है, जबकि अपना लगभग दोस्त को मैथ्स हम पढ़ाए थे, ठीक है, मैथ समझाए थे, हम ट्यूशन लेते थे और अपना दोस्त को पढ़ाते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि वहां पे
जब हम एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, बस में थे, मेरा एक दोस्त था, वो मेरे से ना 5-6 सवाल पूछ लिए, बहुत हाई लेवल का, जो बुक में है ही नहीं। अब वो पूछ लिया, एक भी जवाब नहीं दिए, और वो क्या बोला, बे क्या पढ़ा बे, तेरा चक्कर में सब फेल कर जाएगा, है ना, तुम तो गया सबको फेल कराएगा, यही सब आता और यही सब नहीं पढ़ा, जबकि वो सब बुक में है ही नहीं। और एग्जाम हॉल में लिटरली ऐसा हुआ कि हम पूरा ब्लैंक थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था लिखना क्या है, सब कुछ भूल गए हम, है ना। तो समझ में आया कि उससे घटिया दोस्त मेरा कोई नहीं है, सही बता रहे हैं, हम समझ रहे थे उससे घटिया कोई नहीं है। उसके बाद कभी एग्जाम के टाइम में उससे बात ही नहीं की, भाग साला, फालतू लगा है तुम। हाँ, एग्जाम में मैथ्स का मेरा 59 आया, ठीक है, 40 में 50 होता, 59 आया था फाउंडेशन में, पर हमको लगता था कि हम 70 पार कर सकते हैं, ये 20-21 नंबर कट गया, वो आदमी का टोकने के कारण से। तो ऐसा दोस्त से दूर रहने का है, ठीक है। बाकी एग्जाम हॉल में बैठो, मस्ती करो आराम से, एग्जाम दो, च्युइंगम चबाओ, च्युइंगम चबाना अलाउड है एग्जाम में। हम लोग तो सारा एग्जाम में बैठे हैं च्युइंगम, नहीं नहीं, वो स्कूल लेवल वाला नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तुम फाउंडेशन में आओ, इंटर में आओ, वहां पे सब पे रोक टोक नहीं है। अरे आएगा, आज औकात नहीं बना है, और क्लास 12 के बाद एक बार तुम सोचेगा कर लें क्या। हाँ, रिकॉर्डिंग है, गारंटी बोल रहे हैं, ठीक है। सोच नहीं आया कि करें क्या, है ना, तब तुम बोलना कि सर आप बोले थे और ऐसे सोच नहीं पा रहे हैं। हाँ, लिखा हुआ है इसमें।